फिलहाल सरहद के उस पार की खबर आपको बताते हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, क्योंकि खबर यह है कि चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति की बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं, खासतौर पर हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को लेकर यह बातचीत होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उलझने हैं अमेरिका और चीन में। चीन के अन्य देशों के साथ सीमा विवाद पर भी चर्चा की उम्मीद की जा रही है। जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी पर चर्चा होगी ही, लेकिन खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि हिंद प्रशांत महासागर में और दक्षिण चीन सागर को लेकर ये बातचीत होनी है, और काफी अहम इस बातचीत को माना जा रहा है जब अमेरिका और चीन की तनातनी हम खास तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रक्षा विशेषज्ञ अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार फिर टीपी त्यागी साहब, आपसे यही जानना चाहता हूं, क्योंकि चीन और अमेरिका खास तौर पर हम देख रहे हैं कि दुश्मनी की ओर है। चीन सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है, लेकिन अमेरिका वो होने नहीं देगा। खासतौर पर हिंद प्रशांत महासागर का जिक्र करें या दक्षिण चीन सागर का जिक्र करें, आप देख रहे हैं कि कितना तन्यतानी बनी हुई है। लेकिन जब एक टेबल पे होंगे, खासतौर पर वर्चुअल तरीके से कहा जा रहा है, तो क्या बातचीत होगी? क्योंकि कोरोना जलवायु परिवर्तन का मुद्दा तो हम देख ही रहे हैं, पूरे विश्व में है, लेकिन खासतौर पर हिंद प्रशांत महासागर में जो स्थितियां उपजी हैं वो बड़ी तनातनी का विषय है अमेरिका और चीन के बीच। क्या लगता है आपको? देखिए, टेबल पे कहाँ बात हो रही है, ये तो वर्चुअल मीटिंग है। हाँ, वर्चुअल। इससे पहले भी जो बिडेन की और जी जिनपिंग की 2 बार टेलीफोन पर मुलाकात हो चुकी है और 2-2 घंटे बात हुई है। तो ये उम्मीद करना कि इस मीटिंग से कुछ बहुत बड़ा निकल आएगा, हमें नहीं लगता ऐसा होगा। हाँ, बात होगी, और बात होने में दोनों के दोनों बड़े देश हैं, यानी कि उनके लिए इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वाभिमान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे इजराइल और हिंदुस्तान के लिए है। लेकिन बात में 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले तो वो ये बात करेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे हम कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं या एक साथ आ सकते हैं। उसका एक इशारा उन्होंने कर भी दिया है। COP26 में जो इसी महीने बैठक हुई, उस बैठक में ध्रुव विरोधी एक दूसरे के चीन और अमेरिका कम से कम जलवायु परिवर्तन के ऊपर और कार्बन रेडिएशन और कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने के मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर दिखाई दिए। लेकिन जो आपस में तनातनी के मुद्दे हैं वो न केवल साउथ चाइना सी, न केवल इंडिया पैसिफिक, बल्कि ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं। अमेरिका की तरफ से जिंजियांग में, तिब्बत में, ताइवान में, हांगकांग में जो ह्यूमन राइट का वायलेशन चीन कर रहा है बर्बरता के साथ, एक वो मुद्दा होने वाला है। दूसरा, एशिया पैसिफिक में जो चाइना का मिलिट्री बिहेवियर है वो भी एक मुद्दा होने वाला है। और तीसरा मुद्दा मैं समझता हूं वो ट्रेड का होगा। अब ट्रेड में 2 पॉइंट समझिए। चाइना ने एक अपने सेमीकंडक्टर भेजने बंद कर दिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत देशों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने ये दिखाने के लिए कि मैं सर्व पावरफुल हूं, अभी कुछ दिन पहले $1 ट्रिलियन का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण में खर्च किया, ये बताने के लिए कि वी आर नाउ रेडी टू नॉट ओनली कम्पीट विद यू बट टू ओवरटेक यू। तो अब इसमें कंप्रोमाइज के मुद्दे भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे भी हैं। बातचीत जब होगी तब उसमें समझ में आएगा कि कितना इसमें से निकलता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि चाइना को आने वाले साल में 2 पॉइंट है जी जिनपिंग के सामने। पहला तो ये कि उसे अगले साल विंटर्स में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने हैं, लिहाजा ही कैन नॉट गो ऑन ए एक्सेप्शनली डिफरेंट टेंजेंट, ही हैज टू मोल्ड टू सर्टेन एक्सटेंट। सेकंड ये कि अगले साल हालांकि तय हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी तीसरी टर्म का निर्णय लिया जाना है। ये 2 मुद्दों की वजह से ये लग रहा है कि चाइना शायद
अपना एक कॉन्फ्लिक्ट वाला या अपना एक अड़ियल रवैये वाले एटीट्यूड में थोड़ा परिवर्तन करे और कम से कम जलवायु के ऊपर और कोरोना के ऊपर कुछ सहमति बनती हुई दिखाई। ठीक है टीपी त्यागी साहब, अगर सिर्फ चीन का जिक्र करें, चीन में कई चीजें हम बदलती हुई देख रहे हैं। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी एक बार फिर, दूसरा अगर हम बात करें तो 3 बार यह कहा जा रहा है कि चीन के सेनाध्यक्ष ही बदल गए हैं, क्योंकि खासतौर पर जो हम चीन के लड़ाकों को देख रहे हैं वो टिक नहीं पा रहे हैं सरहदों पर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सभी मुद्दों पर बातचीत होती है, हो सकती है, तो क्या उन मुद्दों पर भी बातचीत होगी जिस तरीके से भारत के साथ विवाद बना हुआ है सीमाओं को लेकर, तो खासतौर पर वो भी बातचीत होगी? क्योंकि चीन विश्व शक्ति तो बनना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीन का क्या पासा पलट भी सकता है? क्योंकि जो चीन की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा करती हैं, जो आप अच्छे से बता सकते हैं उनके जवाब। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं सर। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हर्ष जी। देखिए जो चीन है वो घुड़की देगा, वो दबाव बनाएगा, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेगा, लेकिन सर लड़ेगा नहीं। अगर उसे आक्रमण करना होता तो जरा सोच के देखिए कि 1 जुलाई को जब उसने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई थी, तब उसे यादगार बनाने के लिए और वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए वो ताइवान के ऊपर आक्रमण कर सकता था, लेकिन उसने आक्रमण नहीं किया। उसने और सब जगह भी दबाव तो बनाया है, लेकिन ग्राउंड एक्शन नहीं लिया। इनसे क्या चीजें निकल के आती हैं? एक ये साफ निकल के आती है कि आज की तारीख में भी जी जिनपिंग को अपनी सेना के काबिलियत के ऊपर विश्वास नहीं है, और खास तौर पे उसे अपनी एयरफोर्स के ऊपर भी पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तिब्बत से उड़ने वाले हवाई जहाज का पेलोड आधा रह जाता है। ना तो वो राफेल का मुकाबला कर सकता है, ना सुखोई का मुकाबला कर सकता है। इसलिए चीन बराबर धमकी तो देता रहेगा, पर हमें नहीं लगता कि वो लड़ सकता है। एक बात और, अगर मान लीजिए उसमें आक्रमण करने का प्लान होता, तो आज के समय में अगर हिंदुस्तान और चाइना को देखा जाए तो हमारा मिरर डिप्लॉयमेंट है। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब कि हम और वो जितनी तादाद में उधर है उतने ही इधर हैं, और जो करीब 50 से 60 हजार ट्रुप हैं। लेकिन अगर आक्रमण करना है तो आक्रमणकारी को प्लेन्स के अंदर समतल जमीन के ऊपर भी लड़ाई लड़ते टाइम ताकत में होना पड़ता है, और पहाड़ी इलाके में तो 6 गुना ताकत में होना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब उनके सैनिक कमजोर हो और दूसरे दुश्मन के यानी कि उनके हिसाब से हम बिल्कुल टीपी के साथ मैंने ये बात इसलिए कही है ना, क्योंकि खासतौर पे कहा जाता है कि अगर ड्राइवर ठीक ना हो तो दुर्घटना तय है। अभी हमने देखा सबमरीन को लॉन्च किया गया, वो अमेरिका तक भी जा सकती है, क्षमता भी मारने की रखती है, लेकिन जब आपके सैनिक ही सही नहीं है, उनकी कार्य क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, आप सेनाध्यक्ष को बदल रहे हैं, तो कितने विश्वास से आप ये कह सकते हैं कि जी हम तो अमेरिका तक को तबाह कर सकते हैं? ये सवाल है ना। तो आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। भाई कोई भी जो बंदूक का ट्रिगर है, मायने ये रखता है कि उंगली किसकी है, और उस उंगली के पीछे दिमाग किसका है, और दिमाग के पीछे विचार किसका है, और विचार के पीछे प्रेरणा किसकी है। अब चाइना के अंदर ये प्रेरणा नाम की चीज तो है ही नहीं। वहां के जो लाड प्यार में पले हुए सिपाही हैं, उनको जबरदस्ती फौज में लाया जाता है, और हिंदुस्तान के सिपाही अपनी स्वेच्छा से 1-1 हजार में से 50-50 सेलेक्ट होते हैं, अपनी स्वेच्छा से देश के लिए लड़ने जाते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और लड़ाइयां मनोबल से जीती जाती है सर, हथियारों से या सिपाहियों की संख्या से नहीं जीती जाती। वो अलग की बात थी कि 1962 में सेना की देख रेख नहीं की गई, अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद जब भी कभी सामना हुआ है चाइना को मुंह खानी पड़ी है। डोकलाम उसका हिसाब है, नाथुला पास में जो झड़प हुई वो इसका एग्जाम्पल है, और गलवान के अंदर जो हुआ वो इसका एग्जाम्पल है। आपने कहीं सुना है कि चीन जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसे फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में अपने पिल बॉक्सिंग, अपने ग्राउंड बंकर, अपने रडार इंस्टॉलेशन, अपने सर्विलेंस सिस्टम खुद अपने हाथ से तोड़ने पड़े। ये सिचुएशन चाहे कारण कुछ भी रहे हो,
लेकिन ये सिचुएशन का आना ये बताता है कि वो जानता है कि उसका सैनिक हिंदुस्तान के सैनिक की बराबरी नहीं कर सकता। और ये जो कमी है, इस कमी की वजह से उसकी भुड़कियां तो जारी रहेंगी, लेकिन ये अच्छा उसने गांव बसा दिए क्या सोच के? इसने ये सोच के गांव बसाए कि मैं अपने बॉर्डर के ऊपर 100 गांव बसाऊंगा, उसके अंदर रडार और सर्विलेंस सिस्टम होंगे, उसके अंदर हार्ड स्टैंडिंग होगी जिसपे करीब 1 बटालियन मौका पड़ने पे आ सके, और उन गांव को रोड लिंक और रेल लिंक से जोड़ा जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पे मोबिलाइजेशन कर सके। दिखाया तो ये कि मैं साहब बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के जीवन में सुविधाएं लाने के लिए कर रहा हूँ। असलियत में इंटेंशन ये कि आवश्यकता पड़ने पे मैं अपनी फोर्स को कम से कम समय में मोबिलाइज कर सकूं। अब ये सब चीजें हिंदुस्तान की फौज भी समझती है। हमारे यहाँ भी जो बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट का काम हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। ये तो हमारा दुर्भाग्य रहा कि इससे पहले की सरकारों ने ये कह दिया कि अरे बॉर्डर एरिया में अगर हमने सड़कें बनाई, रेल लिंक बनाए, रोड लिंक बनाए, तो हो सकता है कि चाइना उनका इस्तेमाल कर ले। यानी कि जो पहले से अपने हार सोचे बैठे हैं वो क्या करेंगे। इतनी गलत नीतियां रही है पुराने समय में। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी सोच को आगे बढ़ाना होगा। टीपी त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी साहब आने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए 5 के पंच में। फिलहाल टीपी त्यागी साहब बता रहे थे कि किस तरीके से चीन की रणनीति रहने वाली है और